कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी का पाठ 15 वरदान अभिशाप बन रहा है। प्यारे बच्चों, हमने कई बार पढ़ा है कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान एक सीमा तक तो ये उचित है ना? क्योंकि विज्ञान से क्या होता है, साइंस से नई नई तकनीकें आती हैं। हमारा जो जीवन है वो आधुनिकता की दौड़ में आगे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अभिशाप भी बन रहा है। चारों तरफ जो है बढ़ते हुए प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या, है ना? तो इन चीजों से क्या हो रहा है कि हमारा जो ये विज्ञान का वरदान है, अभिशाप बनता जा रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। जहाँ विज्ञान से मानव को असंख्य सुख सुविधाएं मिली हैं, वहीं अणु शक्ति व बमों के निर्माण से विनाश की संभावनाएं भी बढ़ गई। इसलिए विज्ञान को हम भस्मासुर की संज्ञा भी दे तो गलत नहीं होगा। जिस प्रकार भस्मासुर यानी कि जिस प्रकार वरदान उसके खुद के लिए ही अभिशाप सिद्ध हुआ था, उसी प्रकार आज विज्ञान मनुष्य के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। अतः विज्ञान के सदुपयोग में ही मानव का कल्याण निहित है। तो कहने का मतलब है विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। पुराणों में एक कथा आती है, भस्मासुर नामक एक असुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उससे वरदान मांगने को कहा तो भस्मासुर ने कहा कि महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर भी हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, है ना? शिव जी ने कहा तथास्तु। अब शिव जी तो ठहरे भोले भाले, वो ज्यादा तपस्या करने वाले को वरदान दे देते थे। वरदान पाकर भस्मासुर फूला ना समाया, परंतु तभी उसके मन में दुर्बुद्धि उपजी। ऐसा वरदान पाकर उसने सोचा कि क्यों ना शिव जी पर ही इस वरदान की परीक्षा की जाए। अब वो उन पर हाथ रख कर उन्हें ही भस्म करना चाहता था। ये सोचकर भस्मासुर हाथ उठाए शिव जी की ओर लपका। उसके इरादे को भांप शिव जी वहां से भागे। भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ा। मार्ग में शिव जी को विष्णु जी मिल गए। शिव जी ने उन्हें सारी बात बता दी। विष्णु जी ने शिव जी के पीछे दौड़े आते भस्मासुर को रोककर पूछा। क्या पूछा उन्होंने? कि असुरराज कहाँ दौड़े जा रहे हो? भस्मासुर ने शिव जी के वरदान की बात सुनाकर कहा कि मैं इसकी सच्चाई जानकर ही रहूंगा। विष्णु जी ने भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भोले हो असुरराज, कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के सिर पर हाथ रखने से ही वो भस्म हो जाए। लो, मैं आपके सिर पर अपना हाथ रखता, आप तो भस्म नहीं हुए। अब आप अपने सिर पर हाथ रखें और वरदान की परीक्षा कर लें। ये कहकर विष्णु जी ने फुर्ती से भस्मासुर का हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर हाथ रखते ही भस्मासुर भस्म हो गया। उसका वरदानों से ही ले बैठा, है ना? तो ये गलत था ना? तो ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। वो कैसे? नहीं, शायद ये कहना ठीक नहीं है। विज्ञान नहीं, ठीक यही बात विज्ञान का वरदान पाकर हम सब अपने साथ कर रहे हैं। हम भस्मासुर से कम मूर्ख नहीं हैं। हम विज्ञान के वरदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसा विशेष ज्ञान है जिसके बल पर मानव प्रकृति के रहस्यों को खोज खोज कर उनकी सहायता से मनुष्य मात्र की सुख सुविधा के साधन जुटा सकता है। उदाहरण के लिए, कोयले के रूप में धरती के नीचे छिपी अपार ऊर्जा राशि को प्राप्त कर मानव ने उससे रेलगाड़ियां चलाई। इससे आने जाने में सुविधा हुई, समय की बचत हुई। कोयले से बिजली घर चलाए, जिससे प्रकाश मिला, पंखों से ठंडक मिली और हीटरों से गर्मी। अब बिजली से अनेक उद्योग धंधों के लिए ऊर्जा भी मिली। उद्योग धंधों से जरूरत की चीजें प्राप्त हुई। ये सब तो हुआ, परंतु मानव एक और तो इन सब पर निर्भर होता चला गया। दूसरी ओर उसका लोभ बढ़ता गया। उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती चली गई। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दूभर हो गया है ना? उसको मोटरसाइकिल चाहिए, उसको स्कूटर चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए। पहले लोग थोड़ी बहुत दूर पैदल तो चले जाते थे, लेकिन अब तो नहीं। उससे न गर्मी सहन होती है न सर्दी।
शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन से लोप होता जा रहा है। लोप होता जा रहा है मतलब शारीरिक परिश्रम, शारीरिक परिश्रम जो है ना, मेहनत, उसके जीवन से खत्म होता जा रहा है। अधिकांश काम वो मशीनों से करने लगा है। मशीनों के डिजाइन में भी नित नए परिवर्तन हो रहे हैं। अब वो पुराने को छोड़ नए के पीछे दौड़ता है, उसके लिए साधन जुटाता है, और इस सब में उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है। अब बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया। तनाव ने उसे तरह तरह की अनजान बीमारियों का शिकार बना दिया है। तो विज्ञान ने मानव समाज में दो वर्ग उत्पन्न कर दिए। एक के पास आवश्यकता से अधिक सामान और सुख सुविधाएं हैं, है ना। एक के पास अधिक धन है, अधिक सुख सुविधाएं हैं, और वह और अधिक संग्रह करना चाहता है। दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। तो वर्ग और भेद की ये खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग जो है दूसरे वर्ग का कसकर शोषण कर रहा है। इससे संसार में वर्ग संघर्ष बढ़ गया है, और ये बात सच है। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की है। कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर अब प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव हो गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ गई है। वह जी तो रहा है, पर वो खोखला हो गया। उसकी भूख मारी गई है। खाया पिया उससे पचता नहीं। सहन शक्ति उसमें बची नहीं। लोग बौने होते जा रहे हैं। अब गज भर की छाती वाले लाल चेहरे वाले, बैल से पुष्ट कंधों और शेर किसी कमर वाले 6 फुट नौजवान देखने को भी नहीं मिलते। जो हैं 10 वर्ष बाद वे भी नहीं रहेंगे। वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं और सुरक्षा तो देते हैं, किंतु हमारे भीतर के सामर्थ्य, जो हमारे अंदर की पावर है, शक्ति है, उसको खत्म कर देते हैं। विज्ञान ने प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा ही छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का सारा प्रबंध गड़बड़ा गया है। मौसम बदल गया है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, यहाँ कहीं कहीं स्रोत ही सूख जाते। दुर्लभ वन्य जंतुओं और कीट पतंगों का विनाश हो गया है। उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गई। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। नदियों का जल दूषित हो गया है। वायुमंडल विषाक्त हो गया है। इन सब बातों से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। विज्ञान ने उद्योग धंधों को जन्म दिया। उद्योग धंधों ने प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की, यानी बढ़वको। नदियां अमृत तोया नहीं रही और न ही वायुजित रहना। कल कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल दूषित होता जा रहा है। तेल शोधक कारखाना हो या कीटनाशक दवाइयां बनाने का अथवा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अथवा अन्य कोई उनमें प्रयुक्त जल की निकासी का जो भी साधन हो, अंततः वह समीपस्थ नदी में जाता है। तब ये जल न पीने योग्य रहता है और न ही इसमें मछलियों का जीवन सुरक्षित रहता है। इससे सिंचाई करने पर खेतों की मिट्टी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। दिसंबर 1984 में तो भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 3000 लोग मर गए और इससे भी कहीं अधिक लोग उससे प्रभावित हुए। एक कीटनाशक कारखाने की गैस रिसने से यह भयंकर दुर्घटना हुई थी। सन 1987 में रूस में भी चेरनोबिल नामक स्थान पर परमाणु संस्थान में एक भयंकरतम दुर्घटना होते होते बची। यदि इस पर समय रहते काबू न पाया जाता तो रूस सहित सारे यूरोप की खैर नहीं, यानी कि रूस के साथ यूरोप भी खत्म हो जाता। कीटनाशक दवाओं के तथा उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है अथवा उसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिक साधनों के बल पर भूमि से 4-4 फसलें लेने का ये दुष्परिणाम है। ये तो दोष विज्ञान का नहीं, स्वयं मनुष्य का है। विज्ञान की चकाचौंध में वो इतना अंधा हो गया है कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है।
उसके भयंकर से भयंकर घातक हथियार बना लिए हैं। रात दिन चलने वाले कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों, जहाजों आदि से जो इतना धुआं निकल रहा है, उसमें वायुमंडल में बहुत ज्यादा कार्बन इकट्ठा हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी। तब जल प्रलय होते देर नहीं लगेगी और विज्ञान का ये वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। लगता है पुराणों में वर्णित भस्मासुर की कहानी ने सहस्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दे दी थी कि विज्ञान द्वारा प्राप्त वरदान भयंकर अभिशाप भी बन सकता है। अतः उसके प्रयोग पर अंकुश लगाना जरूरी है। अतः मानव को चाहिए कि वो वरदान के रूप में प्राप्त विज्ञान का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करे, अन्यथा ये विज्ञान रूपी वरदान समस्त मानव जाति के लिए अभिशाप बन जाए। तो जितना हो सके हमें जो है इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये विज्ञान हमारे लिए वरदान साबित हो, न कि अभिशाप। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।